हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर एस मेहता। मैं एजुकेशन सब्जेक्ट में पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ। 3 विषयों में मैंने एमए किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी। साथ में मैं एमएड भी हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। इस चैनल में हम आपको बताएंगे एजुकेशन से संबंधित समस्त विषयों के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही टीईटी और सीटीईटी और जो संबंधित एग्जाम हैं उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल में हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशनल फिलोसफी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, अदर सब्जेक्ट्स का भी इसमें तैयारी कराएंगे। समय समय पर हम आपको इसमें क्वेश्चंस और आंसर भी इसमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वो है इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। भारत में पर्यावरण से संबंधित जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो क्या है, आइए देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम आज 7 महत्वपूर्ण नियमों और अधिनियमों पर बात करने वाले हैं। उसमें पहला है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेकेंड है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट वन द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। द नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। So first of all we discuss about Wildlife Protection Act 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कहता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके खाल मांस के व्यापार को रोकना है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। माने यह अधिनियम वन्य जीवों के अवैध शिकार, उसके खाल मांस के व्यापार तथा जो भी जंगली जीव जंतु हैं तथा पौधे हैं, उन सबको संरक्षण देने के लिए यह अधिनियम 1972 में बनाया गया था। इसमें प्रावधान क्या क्या है देखिएगा। जो सजा की प्रावधान है वो इसके सेक्शन 51 में है। तो मेनली हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के शिकार पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसूची 1 और 2 में अवैध शिकार, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को क्षति पहुंचाने में कम से कम 3 साल की सजा है, जो कि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा इसमें कुछ आर्थिक जुर्माना जो कि अधिकतम 25,000 रुपये तक लग सकता है। साथ ही वन्य जीवों के प्रति अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण, वाहन, हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। अगर आगे बढ़ते हैं, दूसरा जिसमें जो है वह है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये क्या कहता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या कहता है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट of 1980 is an act by the Parliament of India which ensure conservation of the forest and its resources. It was enacted by the Parliament of India in order to control the ongoing deforestation of the forest of India. माने वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम है जो वन और उसके संसाधनों को संरक्षण देने के लिए को सुनिश्चित करता है। यह भारत के जंगलों में चल रहे वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ, जिसमें मुख्यतः 5 धाराएं दी गई थी। इसके अलावा इसके अंतर्गत इसके क्या फीचर्स हैं ये देखते हैं। द पोजिशन ऑफ द लॉ इज क्लियर दैट फॉरेस्ट आर कैन नॉट बी यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। इन कंक्लूजन, इट कैन बी सेड दैट द कंसेप्ट ऑफ compensatory afforestation as introduced in the FCA 1980 is an important practice that ensure sustainable development. It is one of the silent feature of this act. माने वन संरक्षण जो हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वन क्षेत्रों का उपयोग गैर वन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसमें वनों की जो अवधारणा है उसको बनाए रखने पर बल दिया गया है। साथ में यह भी बात कही गई है कि सतत विकास के साथ साथ आपको वनों की कॉन्सेप्ट की अवधारणा को बनाए रखना पड़ेगा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से यह एक विशेषता है। इसके अलावा इसमें क्या और विशेषताएं हैं देखिएगा। दिस एक्ट हैज मेड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज टू मेक डिसीजन इन सम मैटर्स विदाउट द प्रियर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर दिस एक्ट the whole power is in the hand of the central government to carry out the law of this act. This act also provides penalties for the infringement of the provisions of this act. Under this act,
An advisory committee may be formed for advising the central government in matter related to forest conservation. माने इस अधिनियम ने केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कुछ मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माने कि इस अधिनियम में राज्य सरकार और कुछ अन्य जो प्राधिकरण हैं उनको केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कुछ वो कर नहीं सकते हैं, अगर देखा जाए तो। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के जो कानूनों को लागू करने के लिए पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में है। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत वन संरक्षण से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार की सलाह के लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 क्या कहता है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज passed in 1974 to provide for the prevention and control of water pollution, for the maintaining or restoring of wholesomeness of water in the country. The act was amended in 1988. The Water Prevention and Control of Pollution (CES) Act was enacted in 1977 to provide for the levy and collection of a cess on water consumed by persons operating and carrying on certain types of industrial activities. This cess is collected with a view of augment the resources of the central board and the state board for the prevention and control of water pollution constitute under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The act was last amended in 2003. माने जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 क्या कहता है। जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण करने की व्यवस्था के लिए देश में जल की प्रचुरता बनाए रखने या बहाल करने के लिए जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1928 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि औद्योगिक क्रियाकलाप चला रहे जो लोग हैं उनके द्वारा उपयोग किए गए पानी पर एक उपकर लगाया जाएगा। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत गठित जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से यह उपकर, जिसको हम सेस कहते हैं, संग्रहित किया जाता है। यह अंतिम बार जो है 2003 में संशोधित किया गया था। बात करते हैं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 is an act of the Parliament of India to regulate and prevent air pollution in India. The law was amended in 1987. This was the first attempt by the Government of India to deal with air pollution. वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित और रोकथाम के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है। 1987 में कानून में संशोधन किया गया था और इस तरह से यह अधिनियम जो है लागू किया गया था। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा यह अभी तक का पहला प्रयास था। इसके मुख्य जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हो क्या है, अब ये देखते हैं। नंबर 1 है एडवाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू एयर एंड एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज। सेकंड है रिसर्च अबाउट द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है स्प्रेड अवेयरनेस टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है टू स्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड एंड एम्पावर देम टू मॉनिटर एयर क्वालिटी एंड कंट्रोल पोल्यूशन। माने अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में जो शामिल हैं वो है नंबर 1, केंद्र सरकार को वायु और वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना, वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभावों के बारे में शोध करना, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, वायु की गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य बोर्डों की स्थापना करना और उन्हें सशक्त बनाना और मजबूत बनाना, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम है वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। The Environment Protection Act 1986 authorized the central government to protect and improve environmental quality, control and reduce pollution from all sources, and prohibit or restrict the setting
or operation of any industrial facility on environmental grounds. The Act implements the decision made at the Stockholm Conference. EPA माने Environmental Protection Act lies in the United States Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, in which India participated to take appropriate step for the improvement of the human environment. माने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वह केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने तथा सभी स्रोतों से प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने और पर्यावरणीय आधार पर किसी भी औद्योगिक सुविधा की स्थापना या संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वह स्टॉकहोम सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करता है। यह अधिनियम जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसकी विचारधाराओं पर यह आधारित है, जिसमें भारत ने मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए प्रतिभाग किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, मैं कह रहा था आपसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो अस्तित्व में आया वो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था उसके निर्णयों पर आधारित है। उसके निर्णयों के बाद से ही जो है 1986 में फिर भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को क्या किया, अधिनियमित किया था, इसको बनाया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पज of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution। माने इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन केंद्र सरकार के पास ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा, सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से जो भी आवश्यक समझे वो सारे शक्तियां केंद्र सरकार के पास यह अधिनियम देता है। इसके मुख्य जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आर ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन प्रोवाइड सेफ्टी स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स एंड बैन द यूजेज ऑफ हैजर्ड्स मटेरियल्स। दिस एक्ट प्रोवाइड्स सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट। माने कि यह अधिनियम सभी प्रकार के प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के अस्तित्व के संबंध में सुरक्षा मानक प्रदान करते हैं और खतरनाक सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह अधिनियम पर्यावरण में विभिन्न प्रदूषकों के अस्तित्व के लिए सुरक्षा मानक भी प्रदान करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो हर प्रकार के प्रदूषकों के संबंध में क्या करता है, लोगों को सुरक्षा मानक प्रदान करता है। साथ ही पर्यावरण में जो भी प्रदूषण हैं उनको नियंत्रित करने, उनको कम करने से संबंधित समस्त जो भी कार्रवाई करने का कार्य है वह अधिकार केंद्र सरकार को देता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। सबसे हम जानते हैं कि पब्लिक लायबिलिटी होती क्या है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर ए पॉलिसी होल्डर फ्रॉम क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर डेथ और इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय हैजर्ड्स सब्सटेंस हैंडल्ड इन ए फैक्ट्री। अब हम बात करते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस PLI एक्ट 1991 है क्या। दिस एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी अपॉन द यूजर्स इंडस्ट्रीज हैंडलिंग 179 टाइप्स ऑफ केमिकल एंड कंपोनेंट्स एंड अदर क्लासेस ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंस टू सब्सक्राइब टू ए special insurance policy to cover the liabilities likely to arise on account of any chemical or industrial disaster, account any payable to those affected people who are not the worker on no fault basis या absolute liability। माने सार्वजनिक देयता बीमा PLI अधिनियम 1991 जो है उससे पहले हमको ये जानना है कि पब्लिक लायबिलिटी है क्या या सार्वजनिक जिम्मेदारी कहती किसे हैं। पब्लिक लायबिलिटी या सार्वजनिक
जिम्मेदारी सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी किसी पॉलिसी धारक को किसी कारखाने में संभाले गए खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली मृत्यु, चोट या संपत्ति के नुकसान के लिए तीसरे पक्ष के दावे से कवर करती है। इसको पब्लिक लायबिलिटी कहा जाता है। माने यदि कोई फैक्ट्री में किसी केमिकल की वजह से या किसी भी कारण से कोई मृत्यु, कोई चोट या नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई के लिए एक तीसरा पक्ष को आधार बनाया जाता है। तीसरा पक्ष माने बीमा कंपनी को आधार बनाया जाता है, जो कि उस फैक्ट्री को होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का काम करता है। इसको पब्लिक लायबिलिटी या सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह अधिनियम जो है वो क्या है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 है क्या। किसी भी रसायन या औद्योगिक रसायन के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित देनदारियों को कवर करने के लिए एक विशेष बीमा पॉलिसी की सदस्यता लेने के लिए 179 प्रकार के रसायनों और यौगिकों और ज्वलनशील पदार्थों के अन्य वर्गों को संभालने वाले उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए इसे अनिवार्य बनाता है। आपदा या दुर्घटना और उन प्रभावित लोगों को देय जो श्रमिक नहीं है, नो फॉल्ट आधार पर पूर्ण देयता प्रदान करता है। माने यह एक ऐसा अधिनियम है जो कि 179 टाइप्स के जो केमिकल्स हैं या ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको संभालने वाले या उपयोग करने वाले जो भी उद्योग हैं, 179 प्रकार के केमिकल या ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग करने वाले उद्योगों के लिए यह जो है एक अधिनियम है। इस अधिनियम में क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्री इस तरह के केमिकल का उपयोग करती हैं, यदि किसी कारणवश वहाँ पर आपदा या दुर्घटना हो जाती है तो आपदा या दुर्घटना में अगर कोई जान माल का नुकसान यदि होता है तो उसको कौन कवर करेगा। यदि कंपनी उसको कवर करेगी तो कंपनी तो डूब जाएगी, उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में बीमा वो उद्योग क्या करते हैं या वो कंपनी क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी को क्या करती है, एक बीमा करा देती है। तो जो भी लोगों को उस चीज़ से नुकसान होता है तो बीमा पॉलिसी के माध्यम से उनके नुकसान को की भरपाई बीमा पॉलिसी कर या वो बीमा करने वाली कंपनी पूरा कर देती है। तो ये उद्योगों के लिए या 179 प्रकार के जो रसायन है उनको जो प्रयोग कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक प्रकार का रसायन कोई प्रयोग कर रहा है तो उस लोगों को ये इस तरह का जो अधिनियम है वो बाध्य करता है कि आपको एक जो है एक पॉलिसी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, उससे जो होने वाले जान माल के नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सकेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे केमिकल से कोई किसी व्यक्ति को या संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर कंपनी को बंद करके वो भाग नहीं सकता है, उसको प्रॉपर उसका मुआवजा देना पड़ेगा। तो मुआवजा कौन देगा, यदि वो इस अधिनियम के तहत यदि रजिस्टर्ड है और पॉलिसी उसने अगर प्रॉपर इसका नियमों का पालन यदि कर रखा है तो पॉलिसी होल्डर्स वो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा को, इस तरह की नियमों को बनाने का कार्य इस तरह की कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करना है। भोपाल गैस कांड के बाद ये अस्तित्व में आया था। इसकी व्याख्या भी और बात करते हैं इस संबंध में और जानते हैं कि यह है क्या। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 इज टू प्रोवाइड द compensation for the damages to victim of an accident of handling any hazardous substance, or it is also called to save the owner or production or storage of hazardous substance from hefty penalties, जो मैं बात कर रहा था। दूसरा पॉइंट, दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग कंपल्सरी इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज एज फ्रॉम द नेम ऑफ द एक्ट इज इट्स public liability. The act come into being in the aftermath of भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस जो दुर्घटना हो गई थी तो उस दुर्घटना के बाद यह एक्ट अस्तित्व में आया था। इसको बनाना कंपलसरी कर दिया गया क्योंकि भोपाल गैस से जो गैस लीकेज हुआ था, भारी जान माल का नुकसान हुआ था और कंपनी का जो होल्डर जो था, चेयरमैन था या कंपनी होल्डर जो था, वो इंडिया से भाग के अमेरिका चला गया था। तो उसमें जिम्मेदारी जो है प्रॉपर मुआवजा और भरपाई भी नुकसान की नहीं हो पाई थी, इसलिए एक्ट अस्तित्व में आया। सो नेक्स्ट इसमें है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। माने कि सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 किसी खतरनाक पदार्थ को संभालने की दुर्घटना के पीड़ितों को नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए या इसे खतरनाक पदार्थ के उत्पादन भंडारण के मालिक को भारी दंड से बचाने के लिए भी किया जाता है। दोनों इसका उद्देश्य है। कंपनी के मालिक को अगर भारी नुकसान हो रहा है तो उसे बचाने के लिए ये प्रावधान काम आता है और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको प्रॉपर मुआवजा देने के लिए भी इसका प्रावधान किया गया है। यह तीसरे पक्ष के दायित्व के लिए अनिवार्य बीमा साबित करके किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद अस्तित्व में आया था। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, गवर्न किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एक्ट की, वह है द नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉर डैमेज arising out of any accident or handling any hazardous substance and for the establishment of a national environmental tribunal for effective and expeditious disposal of case arising from such accident with a view of giving relief and compensation for damage to person, property and the environment for matter कनेक्टेड देयरविद। माने कि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 एक ऐसा अधिनियम है जो किसी भी दुर्घटना घटना से राहत या मुआवजा देने की दृष्टि से बनाया गया था। इस अधिनियम से जुड़े मामले के लिए व्यक्तियों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान के लिए और ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। माने पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दे हैं, मामले हैं, कोई ऐसी दैवीय आपदा या घटना या नेचुरल डिजास्टर या उससे उत्पन्न होने वाले कोई नुकसान या कोई संपत्ति की का नुकसान या व्यक्तियों का नुकसान, तो ऐसे घटनाओं या ऐसे परिणामों से त्वरित बहुत जल्दी निपटान करने के लिए एक ऐसी अधिनियम बनाया गया था जो इस तरह की परिस्थितियों को संभालने का काम करता है। उसको राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 का नाम दिया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं देखिएगा। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन एयर, वाटर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 2 का मामला है। The damage, permanent or temporary, disability, loss of wage, medical expenses or death occurred due to the accident, the owner shall be liable to pay compensation. ये सेक्शन 3 में कहा गया है। इसके application for compensation is described in section 4, procedure and power provided by the act to establish tribunal by central government, section 8, and its compensation are given section 9। तो इस नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत जो है, जो महत्वपूर्ण सेक्शन है कि किस सेक्शन में किससे संबंधित बात की गई है, वो इसके अंतर्गत कही गई है। माने कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, संपत्ति के बीच मौजूद जो अंतर संबंध हैं वो क्या है, वो धारा 2 में कहा गया है। इस अधिनियम की धारा 2 में बात कही गई है। क्षति, स्थायी या अस्थायी क्षति, विकलांगता, मजदूरों की हानि, चिकित्सा व्यय, मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो मालिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह सेक्शन 3 में कहा गया है। मुआवजे के लिए आवेदन किस तरह से किया जाएगा, यह धारा 4 में कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई जो शक्तियाँ हैं वो धारा 8 या सेक्शन 8 में है। और इसकी संरचना कैसे होगी, क्या होगी, इस विषय में धारा 9 या सेक्शन 9 में वर्णित है। तो ओवरऑल यदि कहें तो जो नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट है, ये किसी भी पर्यावरणीय दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली जो हानियाँ हैं या पर्यावरणीय दुर्घटनाओं से संबंधित जो मामले हैं, उन मामलों को प्रभावी ढंग से और जल्दी उसका निपटारा करने के लिए बनाया गया एक अधिनियम है जो 1995 में बनाया गया था। इस टॉपिक में आज इतना ही बात करते हैं। आगे मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।